खत्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं, हम कौन सा, रेफ्रिजरेंट। ठीक, बड़ा सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, आएगा तो भी 1 नंबर का। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है कि एक रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी क्या है, एक आइडियल रेफ्रिजरेंट किसे बोलेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, हाँ क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा उसका कम होना चाहिए, यानी कहने का मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर फ्रीज हो। ठीक, लो टेम्परेचर पे क्यों फ्रीज हो, क्योंकि अगर इवेपोरेटर के थ्रू आप देखोगे, इवेपोरेटर के थ्रू जब वो पास करता है हमारा रेफ्रिजरेंट, तो उसका ये क्या है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक, आप टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा, अब मान लिया, अब चूंकि वो पहले से ही लिक्विड फॉर्म में है, अब उसका टेम्परेचर भी कम कर दिया, अब टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे तो अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उसके इवेपोरेटर के टेम्परेचर के अगर आसपास हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। वो इवेपोरेटर के अंदर फ्रीज हो सकता है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, वो पाइप चोक कर जाएगी जो इवेपोरेटर को जाती है। तो रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा कम है, तो वो क्या है कि जो है वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज नहीं होगा, यानी वो फ्रीज नहीं होगा पाइप के अंदर। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट उसका बहुत कम है। लो बॉइलिंग पॉइंट भी होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी भी हीट पाए और वो क्या करे, इवेपोरेटर के अंदर जो है थोड़ी सी हीट पाए, वो इवेपोरेटर के अंदर तुरंत क्या हो जाए कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे क्या हो जाए कि जब वो कंप्रेसर के अंदर पहुँचे तो कौन सी स्टेज में पहुँचते हैं, सुपर हीटेड स्टेज में। अब सुपर हीटेड स्टेज में पहुँचेगा तो क्या होगा, कंप्रेसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर कोरोजन या ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लिक्विड में क्या है, अगर लिक्विड को पंप करना होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, चोकिंग या जो है सर्जिंग, ऐसे भी प्रॉपर जो है दिक्कतें आ सकती हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या हो गया, क्या करना है कि हमारा रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। फिर क्या है, क्रिटिकल हाई क्रिटिकल प्रेशर होना। अब क्रिटिकल प्रेशर क्या है, वो जो आप यहाँ पे ऐसे बनाते हो ना डायग्राम, मैं दिखाऊंगा, 1 मिनट, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके अंदर बना के। ये देखो, सॉरी गलत बन गया, ये देखिए, ये पॉइंट की बात कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है ना, बहुत ऊपर होना चाहिए। अब मान लो कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट ऊपर नहीं है, ठीक है, और ये मान लिया कहीं इवेपोरेटर का प्रेशर होगा, अब मैंने हीट करा ऐसे कहीं जाके, और उसके बाद ये ऐसे यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे देखोगे कंडेंसर का कोई मतलब नहीं रहता। तो कंडेंसर का काम है कंडेंस करना। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइन मिल रही है, तब यहाँ पे क्या है कि ये लिक्विड में भाई कैसे चेंज हुआ, देख रहे हो यहाँ पे। तो ये वाला जो है अगर बहुत ज़्यादा है, अगर मान ली यहाँ पे है, तो क्या होगा, तब तो हमारा कंडेंसर लगाने का फ़ायदा होगा, क्योंकि कंडेंस तभी यहाँ पे देखो हो रही है। वरना अगर क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर हमने कहीं कर दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस रेफ्रिजरेंट है जो उसका, तो वो क्रिटिकल प्रेशर क्या है TS डायग्राम में, वो क्या होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए। ठीक है, अगला चीज़ क्या है, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये भी देख लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जैसे मान लिया ये एक साइकिल है, इसी में अगर देख लो इसका, ठीक है, और ये ऐसा है, ये वाली साइकिल है, ये 1, ऊपर कहीं 2, ये इधर का 3 और ये 4। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये वाली पे होती है। अगर ये मान लिया कम है, मान लिया देखो ऊपर वाली लाइन में, देखो नीचे वाली, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पे देखो, अब ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे हीट है जो है एब्जॉर्ब करेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है कि वो उतनी अमाउंट ऑफ हीट, जिससे क्या है कि हमारा रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड से और फिर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो। तो ये लिक्विड से वेपर के अंदर अगर ज़्यादा हीट लग रही है कन्वर्ट होने के लिए, तो उससे क्या होगा कि यह है हमारा इवेपोरेटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा,
है ना। यानी कहने का मतलब उस जो चैम्बर को मेरे को जिसको कूल करना था, ये इवेपोरेटर हो गया और ये चैम्बर हो गया, तो इस चैम्बर को जो मेरे को कूल करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से ज़्यादा हीट जो है ज़रूरत होगी, ज़्यादा हीट को जो है रेफ्रिजरेंट अपने साथ लेके जाएगा, है ना। अब ज़्यादा रेफ्रिजरेंट लेके जाएगा तो कहने का मतलब इस स्पेस को ज़्यादा अच्छे से कूल कर पाएगा। अब मान लिया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब यहाँ से क्या हो गया, वो थोड़ी सी हीट मिली तुरंत यहाँ पहुँच गया, है ना। अब फिर थोड़ी सी हीट मिली, फिर ये स्टेज में पहुँच गया, थोड़ी थोड़ी हीट लेके जा रहा है तो फिर अच्छे से कूलिंग कहाँ मिलेगी। अब भाई ये है कि रेफ्रिजरेंट का जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा, जिससे क्या होगी ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से कन्वर्ट करे। अब ज़्यादा हीट यहाँ से जो है अपने साथ एक्सट्रैक्ट करके लेके जाए, तो ये क्या प्रॉपर्टी हो गई। अगला क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसा है कि जब ये यहाँ पे थर्मल कंडक्टिव का मतलब ये है कि हीट को उसके रेफ्रिजरेंट अपने अंदर जल्दी से ऑब्जॉर्व कर ले अच्छे से, ठीक है, और क्या है जल्दी से एक्सट्रैक्ट भी कर दे। इससे क्या है कि अगर मान लिया कि रेफ्रिजरेंट तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो वो क्या है कि जितन जो है अगर मान लीजिए तेज़ी से फ्लो कर रहा है रेफ्रिजरेंट और उसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ से हीट अब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब तक हीट अब्जॉर्ब करे उससे क्या होगा कि यहाँ से निकल जाएगा। तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो क्या होगा, हीट जल्दी से पास कर जाएगी, है ना, और यहाँ पे हीट अच्छे से एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट भी कर जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बात नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी की बात है, ठीक। नॉन कोरोसिव टू मेटल, हाँ मेटल यानी पाइप्स के अंदर जब वो फ्लो करे तो क्या है कि उसको ख़राब ना करे उन पाइप को, ठीक है, कोरोजन ना हो उसके अंदर, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। नॉन फ्लेमेबल मतलब आग जल्दी ना पड़े, मान लो गलती से कहीं लीक हो गया रेफ्रिजरेंट तो वो आग ना पड़े, वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है, तो ये नहीं होना। दूसरा क्या, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। टॉक्सिक का मतलब ये क्या है कि हार्मफुल नहीं है। मान लीजिए सांस लेते हैं तो वो जाके बॉडी पे बैड इफेक्ट ना डाले, तो वो मतलब कहते हैं ना कि एक जहरीला नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो वो अगर है तो वो पता लगा कहीं गैस लीक कर गई, वो आपको जो है नुकसान कर सकती है। फिर कास्ट लो होना चाहिए, सब भाई कहने का मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो, ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, ये भी होना चाहिए। फिर 12 नंबर देखेंगे तो इजी टू लिक्विफाई एट मॉडरेट प्रेशर टेम्परेचर। मॉडरेट का मतलब है कि एक नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे आसानी से वो लिक्विड में भी कन्वर्ट करा जा सके, ठीक है। जैसे क्या है कि वो कंडेंसर के अंदर जब लिक्विड में मॉडरेट टेम्परेचर प्रेशर हीट हो रखा जाता है जनरली, जिससे क्या है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। फिर क्या है, इजी टू लोकेट लीक, हाँ लीक अच्छे से पता हो सके कि मान लिया अगर लीक हो रहा है तो उसका जल्दी से पता भी लगा जा सके, ऐसा होना चाहिए। मिक्स वेल विद ऑयल, ऑयल के साथ जैसे मिक्स हो जाए। जब क्या है हमारा जो वो रेफ्रिजरेंट जब हमारा कंडेंसर के अंदर जाए तो वो क्या करे कि ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स है तो क्या करेगा उसको एक तरह से लुब्रिकेंट जो लुब्रिकेशन सिस्टम है हमारा, ठीक है, वो अच्छे से लुब्रिकेंट के जैसे वर्क करेगा, अच्छे पूरे जगहों पे जो है कंप्रेसर के लुब्रिकेंट को पहुंचा सके। हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या है, ओजोन फ्रेंडली होना चाहिए। कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जो से क्या करते हैं कि वो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए क्या है कि हमारा रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और ओजोन की जो लेयर है ऊपर आसमान में उस लेयर को क्या है नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ओजोन की लेयर क्या करती है, वो हमको प्रोटेक्ट करती है जो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करती है, ठीक। और ये कुछ रेफ्रिजरेंट जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो ये क्या करते हैं, ओजोन को जो है धीरे धीरे डिके करते हैं अगर एटमॉस्फेयर में जो है पहुँचते ऊपर जाके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब क्लास है, यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दे रखा है रेफ्रिजरेंट के कौन कौन से। हेलो कार्बन ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रॉप इनऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, ठीक। अब ये बेसिक है, इनको पढ़ लेना। क्या है ये अमेरिकन सोसाइटी जो कुछ भी है ये सब इतना कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बस इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है, कि हेलो कार्बन या ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, एजियोट्रॉप है, इसमें से जो पूछा जाता है वो एजियोट्रॉप है बस, ठीक। एजियोट्रॉप जनरली पूछा जाता है। हेलो कार्बन में क्या है कि कार्बन और हेलोजन, हेलोजन यहाँ पे देख रहे हो आप, हेलोजन में कौन सा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रीन, ये सब क्या है हेलो ग्रुप के होते हैं। तो एक कार्बन रहेगा, दूसरा क्या है इन ग्रुप में से रहेगा, तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन जल्दी दे रखे हैं, देखो यहाँ पे
R11 R12 ये सब देख रहा है कि कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ मैं आगे जो है बताऊंगा। देखो यहाँ पे देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और फिर क्या है जो है हेलो ग्रुप के हैं। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन दे रखा है ऐसे यहाँ पे कि फ्लोरीन दे रखा है। अब बात आती है एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट क्या होता है। देखो एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट क्या होता है। एजियोट्रॉप देखो यहाँ पे पहले देखो मैंने डेफिनेशन से बताता हूँ। द टर्म एजियोट्रॉप refers to the stable mixture of the refrigerant whose vapor and liquid phases retain identical composition over a wide range of temperature। क्या कह गया, तो ये देखो एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट वो होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है दो या दो से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होता है और उनका लिक्विड और वेपर फेज, ठीक है, वो क्या होता है कि एक टेम्परेचर रेंज के अंदर लगभग सेम होता है, लगभग, ठीक है। एक टेम्परेचर कहने का मतलब जिस टेम्परेचर पे वो पहला लिक्विफाइड होगा, ठीक है, वेपर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, कम व बेस उसी टेम्परेचर पे क्या है बाकी की रेफ्रिजरेंट जो है दो, मतलब अगला मतलब दो का अगर है मिक्सचर, ठीक है, दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है, जैसे यहाँ पे देख लो R12 और R152 ये दो रेफ्रिजरेंट हैं। अब इनका क्या है कि जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में चेंज होगा कम व बेस उसी टेम्परेचर पे ये हमारा जो है R152 भी क्या होगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से एक बार कि जिस टेम्परेचर पे हमारा R12 लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसी कमो बेस लगभग उसी टेम्परेचर पे हमारा क्या है R152 लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। दूसरा क्या है कि जिस टेम्परेचर पे हमारा R12 वेपर में कन्वर्ट होगा कमो बेस उसी से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा पे क्या होगा हमारा R152 भी वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। कहने का मतलब वो दो रेफ्रिजरेंट को मिक्स कर दिया लेकिन वो लगभग एक रेफ्रिजरेंट के जैसे वर्क करते हैं। दोनों को जब मिक्स कर दिया तो वो लगभग एक रेफ्रिजरेंट के जैसे वर्क करते हैं क्योंकि लगभग कमोबेश वो एक ही टेम्परेचर पे क्या होते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर से, और एक ही टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक ही टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। मतलब कहने का मतलब दोनों का अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है कि लिक्विड का टेम्परेचर भाई लिक्विड वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, अलग अलग प्रेशर पे, तो वो क्या होगा कि कम टेम्परेचर पे होगा, है ना। और जैसे है क्या है कि हाई प्रेशर पे वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्या है कमो बेस एक जैसा होता है, तो वो क्या होता है कि एक रेफ्रिजरेंट का दो को मिक्स कर दिया लेकिन क्या है वो एक जैसे। अब यहाँ पे देख रहे हो उसका नाम दे दिया, एक रेफ्रिजरेंट है उसका नाम दे दिया हमने R500। अब क्या है ये R500 क्या है, ये R12 73.8% और R152 का 26.2% का ये मिक्सचर है, ठीक है। यानी इतने परसेंट इसके अंदर R152 और 73% हमारा R12। अब इसको पूरा को बोल देंगे ना R500, ऐसे ये वाले दे रखे हैं ये दोनों, ठीक, ये देखो, ठीक है। हाँ, फिर इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट आर एक्सक्लूसिवली यूज बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोकार्बन। पहले हेलोकार्बन वाले यूज होते थे लेकिन क्या है अब इनको यूज़ नहीं करा जाता है क्योंकि क्या है कि उसमें क्लोरीन हेलोजन ग्रुप होता है। जैसे कि हेलोजन ग्रुप क्या करते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है। 17th ग्रुप वाला जो हमारे क्या आवर्त सारणी पढ़ी होगी आप लोगों ने वहाँ पे पीरियोडिक टेबल, उसमें जो 17th ग्रुप होता है, ठीक है, वो हेलोजन ग्रुप होता है। और उसके जो सीधे जितने भी उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं वो क्या है कि वो हेलोजन ग्रुप है। उसमें कौन कौन से पाया जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो ये इनमें से ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ होता है उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक में इन तो ऑर्गेनिक। और यहाँ पे क्या है इनऑर्गेनिक में क्या है कि ये यूज़ नहीं करा जाता है। यहाँ पे देख लो कौन कौन से इनऑर्गेनिक है, वहाँ पे हेलोकार्बन्स यूज़ करे जाते हैं, यहाँ पे हेलोकार्बन्स का यूज़ नहीं करा जाता है। और उसके जगह क्या यूज़ करा जाता है, देखो यहाँ पे अमोनिया, एयर यूज़ करी जाती है। एयर का कोई केमिकल फार्मूला तो होता नहीं है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करा जाता है, सल्फर यूज़ करा जाता है, और वाटर को भी यूज़ करा जाता है, जो कि हमने अभी देखा है कुछ देर पहले ही वेपर एग्जॉस्टिंग सिस्टम में, ठीक। अब
देखो क्या है कि इनको कैसे लिखा जाता है, इनका लिखने का तरीका क्या है मैं ज़रा बता दूं, बड़ा सिंपल सा है। देखो NH3 क्या इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, इसका जो है एटॉमिक नंबर लिखना होता है 7 और इसका 3, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, ये टोटल निकालोगे अगर इसका एटॉमिक वेट निकालोगे तो ये होता है 17, ठीक है, 17 होता है। अमोनिया का जो है एटॉमिक वेट होता है 17, और 17 जैसे इसमें एटॉमिक वेट निकाल लेना है, एटॉमिक वेट के आगे 7 लगा देना है, बस ये इतना है, ठीक है। किसी भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का जो है रेफ्रिजरेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसके पहले सबसे पहले आर लिखना, आर रिप्रेजेंट करता है रेफ्रिजरेशन को, फिर इसको क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर निकाल लेना और उसके बाद यहाँ पे लिख देना। जैसे एयर का कितना होता है एटॉमिक वेट, ये होता है 29, ठीक, जिसमें 70% क्या होती है हमारी नाइट्रोजन होती है, बाकी 21%। एंड या ऐसे मान लेते हैं कि 29 बाई एटॉमिक वेट मान ले तो 71% करीब होती है हमारी नाइट्रोजन, और 29% होती है हमारी जो है लगभग ऑक्सीजन। बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अब निकालेंगे तो ये आएगा करीब 29 इसका एटॉमिक वेट, ठीक है। तो एयर का एटॉमिक वेट आया 29, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 7 लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालोगे तो कितना आएगा 44, और यह क्या करना है 44 के आगे हमने 7 लगा देना है, ठीक। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड का निकालोगे तो इसका होता है 32, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 16 और इसका भी 6 8 नहीं 16 16 16 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका एटॉमिक वेट आ गया कितना 64, और उसके आगे 7 लगा दिया। ऐसे वाटर का होता है 18, ठीक, और 18 के आगे हमने क्या लगा देना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो 1 लगा हुआ, 7 लगा होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा, ठीक। हाँ, फिर आ गया हमारा हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। ये देख लो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं, कौन कौन से हैं बस उनको केवल देख लेना है बस। आगे क्या है डेजिग्नेशन, हाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका डेजिग्नेशन कैसे करते हैं रेफ्रिजरेंट का। एक रेफ्रिजरेंट को हम जो है जब बनाते हैं तो उसका डेजिग्नेशन कैसे करते हैं वो देख लेना है। सबसे पहले क्या होता है कि देखो यहाँ पे कोई भी रेफ्रिजरेंट है हमारा तो उसके अंदर जैसे ये मेनली 4 कंपोनेंट हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। अगर वो क्या है हेलो ग्रुप का अगर कोई रेफ्रिजरेंट है तो ये चीज़ उसके अंदर पाई जाएगी, मेनली एक कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, क्लोरीन आएगा, फ्लोरीन पाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये सबकी वैलेंसी में वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, हाइड्रोजन के भी, क्लोरीन के, फ्लोरीन के भी। अब क्या करता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के में 4, ठीक। तो ये क्या करेगा कि इनसे सबसे क्या करेगा कि जो है वो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। भाई ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैसा होना चाहिए, एल्केन ग्रुप के जैसा कहीं वर्क करता है। एल्केन ग्रुप का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, वहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ आपको। जब एल्केन ग्रुप होता है, कहाँ गया भाई, एक मिनट, हाँ देखो ये देखो एल्केन ग्रुप में क्या होता है। एल्केन ग्रुप का जो सीधा फार्मूला है कि भाई यहाँ पे अगर मान लो ये C है, इस इधर वाले को भी भूल जाओ क्लोरीन फ्लोरीन के, अगर ये मान लो C है और ये N है, ठीक, तो बेसिक फार्मूला क्या है, मान लो ये M की जगह A है और H की जगह B है, ठीक है। ये देखो ये एल्केन ग्रुप है, अगर ये एल्केन ग्रुप है अगर तो उसका सीधा फार्मूला क्या होगा कि जो B होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स A और A+1, A में 1 जोड़ दें उसका दुगुना कर दें उसके बराबर B होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, लेकिन ये भी क्या है कि ये सिंगल, इन सबके वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इससे इनके सबके सिंगल शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं इस पूरे से, इस हाइड्रोजन HB है जो, इसको पूरे को मैं इतने से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखूंगा तो क्या होना चाहिए कि जो M है, ठीक है, यहाँ पे M किसके बराबर हो जाना चाहिए, इन सब के जोड़ोगे तो इनके बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पे जैसे B है, ठीक है, तो B को मैं किसके बराबर होना चाहिए, 2A+1 के बराबर होना चाहिए।
ऐसे यहाँ पे बी के जगह पे क्या हो जाएगा, ये टोटल एन पी क्यू, ठीक है। देखो बी के जगह पे क्या हो गया, एन पी क्यू, इक्विवेलेंट हमको करना है ना, तो ये एन पी क्यू हो गया। इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2a+1 क्या, वैसे 2m+1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हमको हमेशा याद करनी है, ताकि क्या है इसकी वैलेंसी आसानी से बनी रहे, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहें। एक बार आप देखोगे किताब में खोल के तो अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक केमिस्ट्री है,